अब लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंजू युंजे से उसके यूएस जाने के बारे में बात कर रही थी और वहीं अंदर जियुन को देखते हैं वो वापस से लड़की बन गई थी। ये देखकर तो वो खुद ही सरप्राइज हो जाती है और जल्दी से जाकर मिरर में देखती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है कि मैं वापस से लड़की बन गई हूँ। तभी उसे बाहर से उन दोनों की आवाज आ रही थी। मिंजू युंजे से कह रही थी कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे सच में प्यार करती ना तो तुम्हारे साथ रहती, तुम्हारे सपने पूरे होने में तुम्हारा साथ देती। अब ये सुनकर जियुन फटाफट से बाहर जाने लगती है, लेकिन फिर अपने कपड़ों को देखती है क्योंकि वो तो जिहुन के थे, इसलिए अपनी नानी के कपड़े पहनकर बाहर आती है और युंजी से कहती है कि मुझे माफ करना, मैं लेट हो गई। उसे देखकर तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, पर मिंजू एकदम से पहचान नहीं पाती कि ये कौन है। जियुन तो कहने लगती है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, तो युंजी कहता है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन मिंजू उसे रोक देती है कि तुम युंजी की गर्लफ्रेंड हो ना, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो उसे बाद में बात करने के लिए कहता है और जियुन को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन जियुन मिंजू को बताती है कि हाँ, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं जिहुन के नाना जी के बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। तो वो उसके कपड़े देखकर पूछती है कि तुम इस तरह के कपड़े पहन कर आई हो और जिहुन कहाँ है। तो वो सोचने लग जाती है कि मैं क्या बोलूं कि युंजे एकदम से बोलता है कि वो तो वापस से चला गया है, अभी थोड़ी देर पहले ही उसने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है और चला गया। लेकिन फिर मिंजू की नजर जिहुन के जूते पर पड़ती है कि ये तो जिहुन के है ना। तो इस पर भी युंजे बहाना मारता है कि शायद वो कंफ्यूज हो गया होगा, अंधेरे में दिखा दिया होगा, इसलिए गलत जूते लेकर चला गया। लेकिन मिंजू को सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था कि अचानक से ये लड़की पता नहीं कहाँ से आ गई और जिहुन बिना कुछ कहे गायब हो गया। आखिर चल क्या रहा है। तब जियुन युंजे का हाथ पकड़कर उसे कहती है कि अभी फिलहाल ये जरूरी है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं वापस आ गई हूँ। ये सब देखकर तो मिंजू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो तो अपना चांस बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से पता नहीं है कहाँ से टपक पड़ी। फिर अगले दिन जब सब वापस जा रहे थे तो नाना जी ने उन सबको बहुत सारी चीजें बना कर दी थी। तब मिंजू नाना जी से जिहुन के बारे में पूछने लगती है कि उसे ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था कि वो अचानक से चला गया। तो वो कहते हैं कि अरे उसने मुझे बताया था पर मैं भूल गया, पता नहीं क्या बताया था उसने। मिन्नू को भी चिंता हो रही थी तो उसको कॉल करता है, लेकिन फोन बंद आ रहा था। मिंजू और मिन्यू जिहुन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। तो यूरी कहती है कि अब रहने भी दो, उसे कुछ जरूरी काम रहा होगा इसलिए चला गया। फिर सब लोग जाने लगते हैं तो जियुन कहती है कि तुम लोग आगे चलो, मुझे कुछ यहाँ पर काम है। और युंजे भी कहता है कि मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। तो मिंजू एकदम से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करोगे। तो यूरी उसे कहती है कि तुम्हें क्या मतलब, और उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चली जाती है। तब युंजे तो वॉशरूम के लिए चला जाता है और नाना जी जियुन से बात करते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो और कल तुम लड़के के रूप में बिल्कुल अपनी माँ के जैसी लग रही थी। वो बिल्कुल वैसी ही थी, तुम लड़के में बहुत ज्यादा कूल थी और अगर तुम फिर से लड़का बन गई तो खुद को किसी को साबित करने की कोशिश मत करना कि किसी को भी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि मैं कोशिश करूंगी और फिर उन्हें बाय करके चली जाती है। बाद में मिंजू जब घर पहुंचती है तो जियुन को दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। और वहाँ मिन्यू सामान लेकर यूरी के साथ उसके घर जाता है। तब वो उसे वहीं रुकने के लिए कहती है कि साथ में नूडल्स खाएंगे, पर वहाँ तो बहुत सारा कचरा फैला हुआ था। कहती है कि तुम बस यहीं पर खड़े रहना, मुझे 2 मिनट दो, मैं सब कुछ साफ करती हूँ। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ। तो कहती है कि आज रहने दो, मैं तुम्हें फिर कभी बुलाऊंगी। तो वो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे पास नूडल्स नहीं है क्या, मैं खरीद के आता हूँ। लेकिन वो मना करती है और ऐसे में गलती से उसके पैर के नीचे एक टॉय आ जाता है जिससे कि वो गिरने वाली होती है और मिन्यू उसे पकड़ने के चक्कर में वो भी उसके साथ गिर जाता है। दूसरी तरफ युंजे जियुन को उसे घर छोड़ने जा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जियुन जब घर जाएगी तो मिंजू तो मिलेगी, तो उससे क्या कहेगी। वो कहता है कि ऐसे कहना कि तुम दोनों कजिन हो, मतलब वो और जिहुन। वो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रह रहा था और अब वापस अपने घर यूएस चला गया है। तब वो कहते हैं कि हमें स्टार्टिंग से सब कुछ प्लान करना होगा क्योंकि वो मिंजू है, उसे इतनी आसानी से हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। फिर युंजे के जाने के बाद वो चुपचाप से अपना दरवाज़ा खोलती है और अंदर घुस जाती है, लेकिन फिर अंदर जाती है तो चौंक जाती है क्योंकि अंदर हेजी और मिंजू बैठे हुए थे। वो दोनों भी उसे देखकर चौंक जाते हैं। हेजी कहती है कि तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा, मैंने तुम्हें मैसेज किया था। तब जियुन मिंजू से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है तो मुझे पूछना चाहिए ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अभी हेजी कुछ कहे तो जियुन उसे कह देती है कि दीदी आप यहाँ से जाओ। मिंजू चौंक जाती है कि दीदी मतलब कि तुम्हारी दीदी है। मिंजू को तो गुस्सा आ रहा था कि तुम जहाँ देखो वहीं मिल जाती हो, लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। तो वो कह देती है कि जिहुन मेरा कजिन है और अब से मैं यहाँ पर रहने वाली हूँ। वो बस यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहने वाला था तो अब वापस से यूएस चला गया है। वही सब बोलती है जो युंजे ने कहा था। तो वो हंसने लग जाती है कि अच्छा तुम्हारा कजिन है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन करूंगी। वो कहती है तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें यकीन करना है तो करो वरना मत करो। तो वो पूछती है कि युंजे को इस बारे में पता है। वो कहती है हाँ, वो मुझे यहाँ तक छोड़कर आया था। तो क्या अब तुम यहाँ से प्लीज जा सकती हो, मैं बहुत ही थक गई हूँ। लेकिन वो जाने के बजाय उसके रूम में चली आती है और देखती है कि जिहुन का सारा सामान तो वहीं पर था। इस पर वो कहती है कि शायद उसे ज़रूरत नहीं होगी ना, इसलिए वो नहीं ले गया। अब इतना सवाल जवाब करने के बाद वो चली ही जाती है और ये भी रिलैक्स होती है कि चलो मैंने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। कि तभी मिंजू का मैसेज आता है जिहुन के लिए कि तुम ऐसे बिना गुड बाय के क्यों चले गए, मुझे बुरा लग रहा है, जब मैसेज मिल जाए तो मुझे रिप्लाई करना। तो इससे जिहुन को समझ आता है कि वो ताक झांक नहीं कर रही थी, उसे तो जिहुन की चिंता हो रही थी। फिर रात में युंजे को देखते हैं उसकी बहन यूना उसके पास आती है। वो उसके लिए मैचिंग सॉक्स लेकर आई थी, उसके और जिहुन के लिए, कि उन्हें भी बाकी कपल्स की तरह ऐसे रहना चाहिए। तो वो कहता है कि अब से जिहुन तुम्हें पढ़ाने नहीं आएगा। वो पूछती है क्यों, क्या हुआ, तुम दोनों के बीच फिर से फाइट हुई है क्या। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे रूम से भगा देता है। अगले दिन जिहुन को देखते हैं मॉर्निंग में वो वॉशरूम में जाकर शेव करने लगती है।
तो उसे ध्यान आता है कि अब तो मैं लड़की बन गई हूँ। तब उसे वो दिन याद आता है जब युनजे उसे शेव करना सिखा रहा था। फिर मिंजू को देखते हैं, वो अपने घर से बाहर निकलती है तो जीहुन के दरवाजे पे डिलीवरी वाला खाना रखकर गया था। वो देखती है कि उसमें लिखा था मुझे फिश बॉल्स बहुत पसंद है, और उसने वही ऑर्डर कर रखी थी। तो उसे ध्यान आता है कि जीहुन को भी फिश बॉल्स बहुत पसंद थी। उसे लगता है कि शायद वो वापस आ गया है, इसलिए बेल बजाती है, लेकिन जीहुन दरवाजा खोलती है तो उसे बताती है कि तुम्हारा खाना आ गया है। और जीहुन वापस आ गया है क्या, लेकिन वो मना करके दरवाजा बंद ही कर देती है। फिर जब मिंजू बाहर जाती है तो वो सामान फेंका हुआ था जो कि उसने जीहुन को गिफ्ट किया था, वो रैबिट वाले बबल गन्स। ये देखकर तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। दूसरी तरफ योंगसुक की मॉम को देखते हैं, वो उससे मिलने आई हुई थी। उससे कहती है कि एग्जाम का ज्यादा प्रेशर मत लेना, और एग्जाम खत्म होने के बाद होने वाली बहू के साथ घर आना। मतलब पहले उसके डैड थे, अब मॉम भी पीछे पड़ गई। फिर जीहुन को देखते हैं, उसकी नानी ने उसके लिए पार्सल भिजवाया था। उसमें एक ड्रेस थी और उनकी फोटो जब वो लड़की थी, और साथ में उसके परनाना की फोटो भी थी, और एक मैसेज भी था जिसमें कि उसके सपनों को लेकर बात कही थी। तो सपनों का सुनकर उसे मिंजू की बात याद आती है कि वो जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रही थी, तो उसी के बारे में सर्च करने लगती है। फिर नेक्स्ट योंगसुक को देखते हैं, वो हेमी से मिलने आया हुआ था। उसे थैंक्स करता है कि उसने उसके डैड के लिए इतना कुछ किया। वो काफी अच्छे से रेडी होकर आया था। तो वो पूछती है कि आज क्या है। वो कहता है कि मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता था, तुम्हें ट्रीट देना चाहता था, तो चलो बाहर चलते हैं। तब उसकी नजर एक प्लांट पर पड़ती है। पूछता है कि यहाँ पर कैसे, क्योंकि वो उसके डैड का फेवरेट था। तो वो कहती है हाँ, ये तुम्हारे डैड के गार्डन से ही लाई हूँ। तुम्हारी मॉम ने बताया था कि वो तुम्हारी सक्सेस के लिए प्रे करते हुए इसकी देखभाल करते थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं भी उसी इंटेंशन से इसकी देखभाल करूंगी, इसलिए मैं अपने साथ लेकर आ गई। उधर हेजी अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तब वो अपना आज का टैरो कार्ड देखती है और उसमें लिखा था कि आज तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हें मिलने वाला है, इसलिए हिम्मत करो और अपनी डेस्टिनी के पास जाओ, जीत तुम्हारी ही होगी। फिर जीन को देखते हैं, वो युंजी से मिलने जाती है, पर मिंजू को उसका साथ देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब मिंजू उसे देखती है तो जानबूझकर युंजी से चिपकने की कोशिश करती है। इससे जीन जेलस हो रही थी, लेकिन फिर जैसे ही युंजी उसे देखता है तो फटाफट से उसे छोड़कर उसके पास आ जाता है। कहता है कि तुम कब आई, मुझे कॉल क्यों नहीं किया। लेकिन पीछे पीछे से मिंजू भी आ जाती है, तो उसे चिढ़ाने के लिए जीन युंजी से कहती है कि आज हम लोग डेट पर चलते हैं। तो वो उसे लेकर चला जाता है। फिर वो लोग खाना खाने जाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, साथ में पूरा दिन बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे। तब जीन उसे उसी यूनिवर्सिटी के बारे में कहती है कि मैंने पता किया, वो बहुत ही अच्छी है, नासा उसके पास ही है ना। फिर उसे अपनी नानी और अपनी परनानी की फोटो दिखाती है। परनानी के बारे में बताती है कि वो एक पोएट थे, वो एक औरत से आदमी बने, फिर उन्होंने लिखना शुरू किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिर उसे बताती है कि मैं यूरी की तरह एक राइटर बनना चाहती हूँ, अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें भी यूएस जाना चाहिए अपने सपने पूरे करने के लिए। पर वो कहता है कि मुझे अब्रॉड जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर पढ़ाई कर सकता हूँ। पर वो उसे समझाती है कि तुम्हें जाना चाहिए, हम रोज़ बात करेंगे, मैं तुमसे मिलने भी आऊँगी। हाँ, लेकिन अगर वापस से लड़का बन गई तो पासपोर्ट यूज़ नहीं कर पाऊँगी। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं शायद जीहुन को ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। वो बहुत ही कूल था, मुश्किल टाइम में भी वो स्माइल करता रहता था, वो सच में बहुत ही अच्छा था। ऐसे में उसे उसमें जीहुन ही दिखाई दे रहा था। तो वो उसे प्रॉमिस लेता है कि तुम्हें यूएस जाकर पढ़ाई करनी है। तब वो उसे प्रॉमिस कर देता है। युंजी जीहुन के लिए नेकलेस लेकर आया था, तो उसे पहना देता है। वो कहती है कि इसे देखकर मैं तुम्हें हर रोज़ याद करूँगी। फिर उसे अब तक उसका इतना साथ देने के लिए थैंक्स करती है। और वहाँ दूसरी तरफ योंगसुक हेमी को लेकर एक रेस्टोरेंट जाता है। तब वो उसे ड्रिंक देने को बोलता है। वो कहती है कि तुम तो ड्रिंक करते नहीं हो ना। तब वो कहता है हाँ, लेकिन मुझे कुछ बोलने की हिम्मत चाहिए, इसके लिए मुझे ड्रिंक करना है। अब वो सोच रही थी कि शायद आज ये मुझे प्रपोज करने वाला है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें उन सब चीज़ों के लिए थैंक्स करना चाहता हूँ जो तुमने मेरे लिए और मेरे डैड के लिए किया, और अब मैं अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना चाहता हूँ। मतलब अब वो वापस से पढ़ाई में फोकस करना चाहता है, और उसकी दी हुई वॉच उसे वापस कर देता है। यानी कि वो नहीं चाहता कि अब वो उससे मिले। और वहाँ युंजी के घर में यूना ने उसके रूम में यूनिवर्सिटी का ब्रोशर देख लिया था, उसने पढ़ भी लिया था और अपने मॉम डैड को उसके बारे में बता दिया था। उसमें लिखा था कि अगर वो उनके प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो उसे 1 साल की ट्यूशन मिलेगी और सैलरी भी मिलेगी। ये सुनकर तो वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं कि इतने में युंजी घर आता है, तो उसके मॉम डैड उस पर बहुत ज़्यादा प्यार लुटाने लग जाते हैं कि हमारा बेटा कितना जीनियस है, कितना टैलेंटेड है। यूना भी कहने लगती है कि मुझे अपने साथ लेकर चले जाना। बेचारा वो तो यही सोचने लग जाता है कि इन सब तक बात पहुंच ही गई। और दूसरी तरफ हेजी फ्लावर लेकर योंगसुक के घर के रास्ते में उसका वेट कर रही थी। फिर जब वो आता है तो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कह देती है कि मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने आई हूँ, क्योंकि उसके टैरो कार्ड में लिखा था कि उसे बस आज ही सब कुछ कहना होगा, उसे हिम्मत दिखानी होगी तो उसका प्यार उसे मिल जाएगा। इसलिए कह देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जब हम पहली बार मिले थे तब से लेकर आज तक मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाई, और तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैंने बस इसलिए कहा क्योंकि आज बहुत ही अच्छा दिन है। तुम्हें कभी बताया नहीं क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझे डंप कर दोगे, लेकिन अब मैं फिर से ना बताकर रिग्रेट नहीं करना चाहती, भले ही तुम मुझे डंप कर दो। वो हंसने लग जाता है, कहता है कि तुम पीकर आई हो। वो कहती है कि तुम्हें पता चल गया, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी इसलिए मुझे पीना पड़ा, लेकिन पीने का इससे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी फीलिंग्स दिल से बता रही हूँ। और उसे फ्लावर्स देती है। वो फ्लावर्स के लिए थैंक्स करता है, लेकिन फिर सॉरी कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स वापस नहीं कर सकता। तो वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम भूल जाओ मैंने जो भी कहा था। तब वो कहता है कि जब मैं अपनी मुश्किल टाइम से गुजर रहा था तो तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब मैं फ्यूचर के टेंशन में था तो अपने हाई स्कूल के टाइम को याद करता था जब तुम मेरे साथ थी। तुम्हारी जैसे दोस्त मुझे मिली, मैं उसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। मैं एक अच्छी लाइफ जीने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि हम अच्छे दोस्त बने रहें। मतलब कि साफ है कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया,
इसके बाद हेजी घर जाती है और नशेड़ी बनकर जोर जोर से चिल्ला रही थी और रो रही थी। तब मिंजू भी ड्रिंक करने के लिए उसके पास आती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर बात करने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे बस ड्रिंक करना है, किसी की कंपनी चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों नशे में टुन होकर बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह झूम रही थी और एक साथ गाना गा रही थी। अब मिंजू जीवन को लेकर परेशान थी, तो उसे पूछती है कि आखिर जीवन और जीवन के बीच में है क्या। तो वो कहती है कि वो दोनों कजन है। जीवन यूएस में है और बार बार यही बोले जा रही थी, क्योंकि उसे जीवन ने ऐसे ही रटाया था कि यही बोलना है। लेकिन फिर अचानक से रोने लग जाती है कि पहली बार मैंने अपनी फीलिंग्स किसी से कन्फेस की थी, लेकिन मैं रिजेक्ट हो गई। तो मिंजू कहती है कि आपको पता है, यूंजे मुझे हर बार रिजेक्ट करता है। और वो दोनों ही रोने लग जाते हैं। हेजी कहती है कि तुम उन दोनों के बीच में नहीं आ सकती। वो कहती है मैं क्यों नहीं आ सकती। तो हेजी खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, इसलिए इसे सीक्रेट रखना। वो भी कहती है कि ठीक है, वो बात मेरे होठों के अंदर ही रहेगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तब वो कह देती है कि जीयुन और जीहुन दोनों एक ही इंसान है। वो हंसने लग जाती है कि क्या बात कर रही हो। तो हेजी कहती है कि हमारी फैमिली में जनरेशन से जनरेशन तक चलता आ रहा है कि एक लड़की लड़के में बदल जाती है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं लड़के में नहीं बदली। पर मैं सच कह रही हूँ, इसलिए किसी को बताना मत, वरना मुसीबत आ जाएगी। और बातें करते करते उसके कंधे पर ही सो जाती है कि तभी जीवन वहाँ आती है और उन्हें साथ में इस तरह देखकर चौंक जाती है। हेजी को उठा देती है। तो उसे देखकर हेजी कहती है कि मेरी बहन आ गई, अब मैं तुम्हें जीवन बोलूँ या जीहुन। तो वो उसे चुप कराकर फटाफट से अपने साथ लेकर चली आती है। मिंजू नशे में जरूर थी, लेकिन दिमाग पूरा चला रही थी। वो पार्टी वाला दिन याद करती है जब जीहुन अचानक से उसे रोकने के लिए आ गया था, और उस दिन हॉस्पिटल में उसने कहा था कि वो युंजी की गर्लफ्रेंड है। फिर नानाजी के घर में जीयुन अचानक से टपक गई। तो फिर बाद में नीचे जाकर जीयुन से मिलने जाती है और उससे कहती है कि सच बताओ, तुम जीयुन हो या फिर जीहुन। वो चौंक जाती है, कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम्हें मेरी बहन की बातों पर यकीन हो रहा है। वो तो नशे में बोल रही थी। तो मिंजू कहती है कि मुझे पता है, लेकिन जब मैंने खुद से पूछा तो मुझे सब समझ में आ गया है। तो बताओ तुम कौन हो, मेरे और युंजी के बीच में क्यों आ रही हो। वो हंसते लग जाती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। युंजी ने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड है, जो कि मैं हूँ, लेकिन तुम फिर भी जबरदस्ती उसके पीछे ही पड़ी हो। बीच में तो तुम घुस रही हो, लाइन तुम क्रॉस कर रही हो। उस दिन इमरजेंसी रूम में तुम उसके पेरेंट्स को दिखा रही थी कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। वो कहती है तुम्हें कैसे पता। ये सुनकर तो जीवन चुप हो जाती है। फिर कहती है कि जीवन मुझे सब कुछ बताता है, और उसने वो रेस्टोरेंट वाली बात भी बताई थी कि तुम वहाँ युंजे पर अपना हक जमा रही थी। उसके पेरेंट्स और सिर्फ मैं उस पर अपना हक जमा सकते हैं। और जीवन ने मुझे ये भी बताया कि तुमने नाना जी के घर पर युंजे को किस की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे किस करने की, और अब तुम ये सोच रही हो कि यूएस जाकर तुम उससे मुझसे छीन लोगी। पर ऐसा नहीं होने वाला। इस बात पर मिंजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसके बाल खींचने लग जाती है। तो जीवन भी उसके बाल पकड़ लेती है और वो लोग उस दिन की तरह फिर से लड़ने लग जाती हैं। एक दूसरे को धमकी देने लग जाती हैं कि उनकी आवाज सुनकर हेजी भी उठ जाती है। तो पुलिस को कॉल करती है कि मेरे पड़ोस में दो कुत्ते पागलों की तरह लड़ रहे हैं। ये सुनने के बाद तो वो और जोर से एक दूसरे के बाल खींचने लग जाती है, इतना जोर से कि दोनों के बाल उनके हाथ में ही आ जाते हैं। फिर अगले दिन मिंजू रोते हुए युंजे के पास जाती है। उसे कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत बुरी है, वो तो बेचारी अपना दर्द सुनाने आई थी। लेकिन वो कहता है कि तुम दोनों में फिर से फाइट हो गई है, और फटाफट से उसे देखने के लिए चला जाता है। उसके घर जाकर उसकी चोट पर दवाई लगाता है, कहता है कि तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रही थी। तो वो कहती है कि ये हम लड़कियों की बात है, और तुम्हें इतना हैंडसम होने के लिए किसने कहा कि लड़कियां तुम्हारे पीछे ही पड़ गई हैं। फिर उसे उसकी पार्ट टाइम जॉब में जाने के लिए कहती है कि टाइम हो गया है, लेकिन वो तो उसे हक कर लेता है कि मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। वहीं मिंजू घर आती है तो वही लड़का घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। वो फिर गुस्सा करती है कि तुम फिर आ गए, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। वो कहता है कि मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरी कॉल मैसेज का आंसर नहीं दे रही थी, मुझे इग्नोर कर रही थी। पर वो तो उसे फिर से इग्नोर करके अंदर जाने लगती है। तो वो उसे पकड़ लेता है कि तुम जुंजे के साथ यूएस जा रही हो ना, उसके साथ मत जाओ, उसकी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है, तुम उसकी वजह से परेशान क्यों हो रही हो। तो वो कहती है कि मैं उसकी नहीं, तुम्हारी वजह से परेशान हो रही हूँ, इसलिए मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। लेकिन वो उस पर बहुत जोर से चिल्लाता है कि तुम उसे इतना पसंद क्यों करती हो। मिंजू तो उससे अपना हाथ छुड़ाने लगती है, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा था कि तभी जीवन बिल्कुल उसी दिन की तरह एंट्री करती है। इस टाइम उसके हाथ में सब्जी थी, तो उससे ही उस लड़के को मारकर दूर कर देती है। जैसे पिछली बार जीहुन ने मिंजू को बचाया था, वैसे इस बार ये उसे बचाती है, बिल्कुल उसी तरीके से, उसी एक्शन में। फिर मिंजू पर गुस्सा करती है कि ये पहली बार तो नहीं था, तुम्हें भागने की कोशिश करनी चाहिए थी, ऐसे खड़ी क्यों थी। और फिर उसे साथ में ले जाने लगती है। तो वो लड़का फिर से बात करने के लिए आने लगता है। तब वो उसे बिल्कुल वैसे ही मारती है जैसे कि उसने पहले मारा था। कहती है कि वो तुझे पसंद नहीं करती और तू फिर से क्यों आ गया। और उसे तो लड़के का नाम भी पता था। वो भी उसे पहचान जाता है कि तुम तो युंजे की गर्लफ्रेंड हो ना। लेकिन जीवन के मार खाने के बाद चुपचाप से चला जाता है। अब उसकी ऐसी हरकतें देखकर तो मिंजू को भी शक हो रहा था। कहती है कि मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जो अभी हुआ यहाँ उसके बारे में सिर्फ जीहुन और मुझे पता था, तो तुम्हें कैसे पता चला, उसका नाम कैसे पता चला। अब ये सुनकर तो जीवन पहले थोड़ा घबरा जाती है, फिर सोचकर कहती है कि मुझे तुम पर दया आ रही है, मैंने तुम्हारी हेल्प की, पर तुम तो कैसी बकवास कर रही हो। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगती है, लेकिन वो अपना हाथ छुड़ाती है और जीवन को कॉल करती है। अब पहली बार में तो जीवन उसका कॉल कट कर देती है, लेकिन फिर दोबारा कॉल करती है तो वो उसके सामने उठा नहीं पाती। तब मिंजू कहती है कि तुम्हारा नंबर है ना, तुम जीहुन हो ना। तब वो उसका फोन उठाती है और कह देती है कि हाँ ये मैं हूँ। ये देखकर तो वो चौंक जाती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और अगर ये जीहुन है तो ऐसा कैसे हो सकता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।